हेलो बच्चों। पिछले सेशन में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में समझा और ये देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को करने में कुछ स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जीनस और स्पीशीज। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में जीनस और स्पीशीज के अलावा और कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और उनका क्या यूटिलिटी होती है क्लासिफिकेशन में। एक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी हमें समझ में आएगा और ब्रॉडर कैटेगरीज और वेरी स्पेसिफिक कैटेगरीज में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ में आएगा। इसके साथ साथ हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमें कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की आवश्यकता होती है जिनको हम स्टेयर्स कह सकते हैं, सीढ़ियां कह सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट कैटेगरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में किंगडम, फाइलम या डिवीजन, प्लांट में डिवीजन, एनिमल में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज की अगर हम चर्चा करें तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किंगडम, तो किंगडम सबसे ऊंची सीढ़ी है, टॉप पर है किंगडम, है ना, किंगडम। और एक किंगडम के अंडर में कई सारे फाइलम्स हो सकते हैं। ये किंगडम वाली सीढ़ी हो गई, ये हो गई फाइलम वाली सीढ़ी, फाइलम या डिवीजन, यानी कि किंगडम सबसे ऊपर है, उसके नीचे कई सीढ़ियां हैं। इसको हम एक सीढ़ी को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइलम। वही प्लांट क्लासिफिकेशन की बात आए तो फाइलम की जगह हम डिवीजन शब्द को यूज कर लेंगे, डिवीजन यूज होता है प्लांट्स के लिए। अगली सीढ़ी की बात करें तो ये क्लास हो गया, क्लास हो गया। तो इस तरह से एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट है। तो आप अगर किंगडम को एज अ बेस ऑफ पिरामिड देखें तो एक किंगडम में बहुत से फाइलम हो सकते हैं, तो किंगडम इज द ब्रॉडेस्ट एरिया या सबसे बड़ा कैटेगरी है। उसके बाद एक किंगडम में कई फाइलम आते हैं, तो फाइलम एक पर्टिकुलर फाइलम छोटी कैटेगरी, क्लास और छोटा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और स्पीशीज सबसे स्पेसिफिक है। यहां जो गौर करने वाली बात वो ये है कि किंगडम को अगर हम एक सीढ़ी कहते हैं तो इस सीढ़ी को हम एक कैटेगरी कह लेते हैं, यानी कि अ स्टेप कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ कैटेगरी। तो एक कैटेगरी हो गया, सो किंगडम इज अ कैटेगरी। अब बात है कि कौन सा किंगडम। सो से फॉर एग्जांपल किंगडम प्लांटे, ध्यान से देखिएगा, तो दो शब्द हो गए, एक तो हो गया किंगडम एज अ स्टेप, एज अ कैटेगरी, और दूसरा हो गया स्पेसिफिक किंगडम प्लांटे। ये जो स्पेसिफिक टर्म है प्लांटे, ये टैक्सॉन है। तो सीढ़ी को आप कह लीजिए कैटेगरी, और सीढ़ी के ऊपर कौन खड़ा है, वो टैक्सॉन है। यहां पर किंगडम के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर, प्लांटे भी हो सकता था, एनिमेलिया भी हो सकता था, फंजाई भी हो सकता था, प्रोटिस्टा भी हो सकता था, मोनेरा भी हो सकता था, कोई भी किंगडम हो सकता था, समझे। तो ये टैक्सॉन होते हैं और ये कैटेगरी होती है। दिस इज अ स्मॉल डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। चलिए स्पीशीज के बारे में जानकारी लेते हैं। स्पीशीज को हम लोएस्ट एंड द बेसिक यूनिट इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की मानते हैं। सबसे लोएस्ट और सबसे बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। स्पीशीज एक जैसी प्रजाति के जीवों के समूह को कहते हैं। जैसे लायन की एक प्रजाति हो गई, वो एक स्पीशीज है, टाइगर की एक स्पीशीज है, ह्यूमन की एक स्पीशीज है, बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी अलग अलग तरह की स्पीशीज हम देखते हैं। सो इट हैज मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन देम। अरे भाई, दो टाइगर के बीच में मैक्सिमम कॉमन सिमिलैरिटीज होंगी, क्योंकि दो टाइगर से नजदीक और कुछ नहीं हो सकता, इससे बाद ही होगा दो, एक लायन एक टाइगर, फर्क है ना। So, it is a group of individuals which resemble one another morphologically and reproductively. ये एक बड़ी यूनिक बात है। मेंबर्स ऑफ वन पर्टिकुलर स्पीशीज, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पीशीज को छोड़ करके दो, मान लीजिए जीनस है, एक जीनस है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज हैं, अब उनका क्रॉस करा दिया जाए, जैसे लायन और टाइगर के क्रॉसेस कोशिश करी गई है, लाइगर और टाइगॉन जैसे जीव उत्पन्न हुए, लेकिन वो आगे के लिए फर्टाइल नहीं है, यानी कि वो प्रोड्यूस तो हो गए
लेकिन वो अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सेम गोज फॉर हॉर्स एंड डोंकी का क्रॉस, जिसमें म्यूल या खच्चर उत्पन्न होता है, तो खच्चर फिर आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, रिप्रोडक्टिवली वो स्टीराइल होते हैं। ठीक है ना। तो हम यहां पर स्पीशीज की परिभाषा में ये कह सकते हैं, स्पीशीज आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो मान लीजिए पैंथेरा जीनस की बात कर रहे हैं, इसमें टिग्रिस एक स्पीशीज है, लियो एक दूसरी स्पीशीज है, पार्डुस है, ओनका है, कई स्पीशीज है। तो एक जीनस में कई स्पीशीज हो सकती है, यानी कि जीनस स्पीशीज से बड़ी कैटेगरी है, उसमें कई प्रजातियां आ जाती हैं। ठीक है ना। सोलेनम is a species of the genus Solanum. Solanum tuberosum. Solanum जीनस में tuberosum आता है, यानी कि हम tuberosum solanum नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे Solanum tuberosum. Solanum जीनस का पहला अक्षर कैपिटल एंड tuberosum स्पीशीज है तो इसका पहला अक्षर स्मॉल, tuberosum. अब इसको हम लिख रहे हैं तो हम इसको अंडरलाइन भी करेंगे, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में हो सकता है, अदरवाइज जब हम लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। ठीक है ना। नाउ कम्स जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच रिसेंबल ईच अदर इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि पैंथेरा लियो लायन है, पैंथेरा पार्डुस लेपर्ड है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, पैंथेरा ओनका जैगुआर है, सेवरल कॉमन स्पीशीज है। जीनस पैंथेरा, एक जीनस की कई स्पीशीज हो सकती, ठीक उसी तरह से प्लांट में भी है। सोलेनम जीनस है, इसमें कई तरह की स्पीशीज है, सोलेनम निग्रम मकोए, छोटे छोटे दाने होते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम मिलाउंजीना बैंगन। तो सोलेनम जीनस के कई सारे हो सकते हैं स्पीशीज। ठीक है। अब हम स्पीशीज समझ चुके, जीनस समझ चुके, इसके आगे क्या आता है, फैमिली आती है। सो फैमिली रिलेटेड जेनेरा को बिलोंग करके सिमिलैरिटीज ज्यादा है, उसको लेकर के हो गया। अब जैसे पैंथेरा है, पैंथेरा जीनस है, और चीता का जीनस एसिनोनिक्स है, और बिल्ली का जीनस फेलिस है, तो ये तीनों के तीनों जीनस एक ही फैमिली फेलिडे को बिलोंग करते हैं, यानी कि छोटी बिल्ली, मीडियम बिल्ली और बड़ी बिल्ली सब एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, फेलिडे। ठीक उसी तरह से भेड़िया और कुत्ता ये कैनिडे परिवार के मेंबर हैं। ठीक है ना। सो फेलिडे हो गया, कैनिडे हो गया। और प्लांट में बात करें तो सोलानेसी फैमिली है, जिसमें कई जीनस हैं, जैसे सोलेनम का जेनेरा या जीनस प्रेजेंट है, धतूरा प्रेजेंट है, पिटोनिया प्रेजेंट है, ये अलग अलग जीनस है। धतूरा, धतूरा मेटल, धतूरा स्ट्रैमोमियम, धतूरा आइनोक्सा, कई सारी स्पीशीज है। तो स्पीशीज सबसे छोटा, फिर जीनस, फिर फैमिली। ठीक है ना। तो इस तरह से प्लांट फैमिलीज के बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे अगले चैप्टर में। और फिर अगर हम बात करें कि भाई प्लांट फैमिलीज, तो मॉर्फोलॉजी में हम कई प्लांट फैमिलीज से भी रूबरू होंगे, इंट्रोड्यूस्ड होंगे। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल फैमिलीज के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन हम वहाँ फाइलम पर ज़्यादा डिटेल स्टडी करते हैं। आप लोगों के नीट के सिलेबस के हिसाब से ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप जूलॉजी लेते हैं तो फिर आप उन पर फैमिलीज लेवल पर भी अधिक विस्तृत जानकारी लेंगे। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में जानकारी लेना पॉसिबल नहीं है एट ए टाइम, है ना। बहुत ज़्यादा वास्ट है ये बहुत छोटा नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको लगना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब इससे बड़ा है, फैमिली से बड़ा है ऑर्डर। एक ऑर्डर में कई फैमिलीज आती हैं, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा, उसमें कार्निवोर्स के फेलिडे और कैनिडे दोनों ही फैमिलीज आ जाती हैं। ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें गोरिल्ला हो गए, चिंपैंजी हो गए, बंदर हो गए, इंसान हो गए, सब आ जाते हैं। सो फैमिली फेलिडे एंड कैनिडे आर प्लेस्ड इन ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर इज बिगर देन फैमिली। ठीक उसी तरह से ऑर्डर पॉलीमोनियल्स कंसिस्ट ऑफ 4 फैमिलीज, सोलानेसी, बोराजिनेसी, हाइड्रोफाइलेसी, पॉलीमोनियसी। 4 फैमिलीज को मिलाकर के ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बन जाता है। फिर आता है क्लास। क्लास उससे भी बड़ा, जैसे क्लास मैमेलिया, क्लास एव्स, क्लास रेप्टिलिया, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट्स का क्लास,
क्लास एरकनिडा, इस तरह के क्लासेस हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे मैमेलिया में ऑर्डर प्राइमेटा, मैमेलिया क्लास में ऑर्डर प्राइमेटा कार्निवोरा आ गया। प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला एक्सेट्रा है, इंसान भी है, जबकि कार्निवोरा में कैट, डॉग, टाइगर ये आ जाते हैं। सिमिलरली क्लास डाइकोटिलेडोनी में सारे के सारे डाइकॉट, जैसे रोजेल, सैपिंडेल्स, रानेल्स, ऑर्डर सारे के सारे उसमें इंक्लूड कर लिए गए क्लास डाइकोटिलेडोनी में। क्लास के बाद ऊपर आता है डिवीजन, प्लांट किंगडम में, फाइलम एनिमल किंगडम में। सो टर्म डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट एंड द टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स। कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में क्लासेस हैं। पाइसेस इज एक्चुअली अ सुपर क्लास। पाइसेस के अंडर में दो क्लासेस हैं। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि एक तो क्लास है कॉन्ड्रिक्थेस जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, दूसरा है ऑस्टिक्थेस जिसमें बोनी फिशेस है। सो कार्टिलेजिनस फिशेस का एक क्लास है, बोनी फिशेस का एक क्लास है, इसके अलावा एम्फीबिया का क्लास है, रेप्टिलिया है, एप्स है, मैमेलिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं। प्लांट किंगडम में हम बात करें तो यहाँ प्लांट किंगडम में हम डिवीजन देखते हैं। सो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में डिफरेंट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की क्लासेस है। ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्म टर्म और जिम्नोस्पर्म टर्म ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनका हिस्सा नहीं है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि जिनके बगैर टैक्सोनॉमी का जिक्र ही नहीं हो सकता है, उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती, उसको तो हमें यूज करना ही पड़ता है। Then comes kingdom, the highest category of all. It is the highest category. All animals are included in the kingdom Animalia and plant in kingdom Plantae. In fact, Carolus Linnaeus ने जब क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था तो उन्होंने 2 ही किंगडम्स बनाए थे, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटे। बाद में 3 और किंगडम ऐड हुए। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर कार्ल वूज आए, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 डोमेन के साथ बना करके पेश किया, है ना। उसके बाद और भी यूएस में तो 8 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, लेकिन पॉपुलर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। खैर, इस बात को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये आपको बता दिया कि 2 किंगडम कैरोलस लिनियस ने स्टार्ट किया। सो एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी डिक्रीजेस व्हाइल सिमिलैरिटी इंक्रीजेस। देखिए क्या है, किंगडम बहुत बड़ा, उसमें सब कुछ है, इतना बड़ा है मान लीजिए किंगडम। इस किंगडम के अंदर कई फाइलम है, कई फाइलम है, कई फाइलम है। फाइलम्स के अंदर क्लासेस हैं, कई क्लासेस, एक एक फाइलम के अंदर कई क्लासेस। लास्ट में जाकर के एक स्पीशीज रह गया, तो एक स्पीशीज वर्सेस होल किंगडम। तो होल किंगडम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, स्पीशीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक प्रजाति में कितने होंगे? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन अगर पूरे किंगडम को मिला लो तो अरबों खरबों हो गए। तो किंगडम इज टू वास्ट, स्पीशीज इज 1। तो किंगडम में डाइवर्सिटी, मतलब वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मच, स्पीशीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लेस। किंगडम में जनरल कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा, स्पीशीज में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, या यूं कहें नीचे सिमिलैरिटीज ज्यादा है। एक ही स्पीशीज के 1 लाख मेंबर हैं, सब सिमिलर है, और जबकि एक किंगडम में हम 1 लाख मेंबर अलग अलग फाइलम के ले आए तो डिफरेंसेस ज्यादा हैं। So similarities more in species level, differences more in kingdom level. Number more in kingdom level, number less in species level. यानी कि अगर हम एक पिरामिड की परिकल्पना यहां पर करें, यूं देखें, पिरामिड को देखें कि भाई नीचे किंगडम है, ऊपर स्पीशीज है। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जब ऊपर स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, है ना, ऑर्डर, क्लास, phylum या division. So when we move from kingdom to species, हम क्या देखेंगे? नंबर्स डिक्रीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज हो गए, लेकिन सिमिलैरिटीज
इंक्रीज हो गई, सिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। मतलब जब ऊपर से नीचे आओगे तो इसका विपरीत होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होंगे लेकिन सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगे, क्योंकि डिससिमिलैरिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, सो वही लिखा गया यहां पर, एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी डिक्रीजेज व्हाइल सिमिलैरिटीज इंक्रीजेज। तो ये है हिसाब हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन प्रेजेंट है उसके बारे में एक आइडिया आपको लग गया। तो ये तो हो गया कि भाई क्लासिफिकेशन को कैसे देखना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैसे देखना, लेकिन इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए हमें कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स की जरूरत होगी। जैसे घर में बैठ के नहीं हो सकती पढ़ाई, कि आप सोचें घर में बैठ के हम पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हर किंगडम की अंडरस्टैंड कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए निर्धारित जगह हैं जहां आपको विजिट करने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, वहां जाएंगे, जानवरों को देखेंगे, क्योंकि सारा खेल तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को मिला करके ही है। कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, इन सारी चीजों के लिए हमें स्पेसिफिक चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको लैब में इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से बायोलॉजिकल स्टडी करने के लिए हमें कुछ सपोर्टिंग मटेरियल, जिनको टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। क्या होते हैं ये टैक्सोनॉमिक एड्स? टैक्सोनॉमिक एड्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म, या फिर उनके पार्ट, या फिर डेड और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, या उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन, ये सब टैक्सोनॉमिक एड में आते हैं। सो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल लाइव स्पेसिमेन का एक्चुअल कलेक्शन, या फिर प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन जिनको प्रिजर्व कर दिया गया म्यूजियम में, जैसे स्टफिंग करके रख दी जाती है ना। म्यूजियम में आपने देखा होगा कि बहुत से जीवों की डमीज रखी हुई हैं। वो क्यों रखी गई हैं? उनको इसीलिए रखा गया ताकि टैक्सोनॉमी की स्टडी में मदद मिल सके। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट पार्ट्स, जैसे कि फिशेस हो गई, छोटे इनवर्टिब्रेट हो गए, उनको फॉर्मलिन के अंदर चुभा करके रखा जाता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन में रखा जाता है, ताकि वो नष्ट ना हो और उनकी स्टडी करी जा सके। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइव स्पेसिमेन भी रखे जा सकते हैं, या प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन को भी रखा जा सकता है, विच हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, बायोलॉजी बहुत ही नेचुरल सब्जेक्ट है, और इस नेचुरल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए नेचर और नेचर से पाई जाने वाली चीजों की डायरेक्ट यूटिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि हम कोई चित्र ही सिर्फ बना के रख लें, चित्र भी रख सकते हैं, कोई पुतला नकली भी बना के रख सकते हैं, बट एक्चुअल की बात ही अलग है, नहीं? तो कुछ जो टैक्सोनॉमिक एड बड़े ही पॉपुलर हैं, जिनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, वो है हर्बेरिया या हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज, मैनुअल, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, मोनोग्राफ, फ्लोराज। तो ये कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कुछ एक टैक्सोनॉमिक एड हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम से। हर्बेरियम प्लूरल हर्बेरिया, हर्बेरियम शीट या हर्बेरियम, दोनों चीजें एक जैसे ही टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं। देखिए, हर्बेरियम का मतलब यह भी हो सकता है कि ऐसा एक घर या कमरा जिसमें हर्बेरियम शीट रखी हुई है, उसको भी हर्बेरियम ही कह देते हैं, या हर्बेरिया कह सकते हैं, प्लूरल है तो। और एक हर्बेरियम शीट को भी हर्बेरियम कह सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। हर्बेरियम को बनाने की जो पद्धति है, ये सबसे पहले लूका घिनी नामक एक इटालियन नेचुरलिस्ट ने डिवाइस करी थी। बाद में इसमें संशोधन होते गए और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने आज के जो मॉडर्न फॉर्मेट है उसमें इसको रखने का प्रोसेस बनाया हुआ है। मॉडर्न जो फॉर्मेट है उसमें क्या है कि हम एक शीट के ऊपर दूसरी शीट के रूप में इसको रखते हैं। पहले क्या होता था, देखो मैं आपको दिखा देता हूं पहले क्या था प्रोसेस और अब क्या प्रोसेस है। पहले एक किताब के रूप में
हर्बेरियम को बाइंड करके रखा जाता था एक बुक के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये बुक है, ये बुक आप देख रहे हैं, तो इस बुक में पेजेस है ना, तो इसमें हर एक पेज में कुछ ना कुछ एक स्पेसिमेन चिपका के इसको बाइंड कर दिया गया, हर एक पेज में चिपका करके। तो हर्बेरियम यूं हो गए, एक के बाद एक आप देख सकते हैं हर्बेरियम को। और हर्बेरियम को लाइब्रेरी में प्रिजर्व भी यूं ही किया जाता था, ऐसे करके लगा दिया, इसके बगल में दूसरा तीसरा चौथा करके ऐसे लगा दिया जाता था। लेकिन आज का जो मॉडर्न प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, हर्बेरियम शीट को शीट के हिसाब से बनाया जाता है। ये रही शीट, एक हर्बेरियम शीट, इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर तीसरी, और इनको यूं रखा जाता है, यूं नहीं किताब के फॉर्मेट में नहीं, यूं रखा जाता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे डैमेज नहीं होते हैं स्पेसिमेन। आप बताइए, आप किताब के रूप में, अब मान लीजिए आपने किताब के फॉर्मेट में चिपका दिया हुआ है और इसको यूं रख दिया, तो जब ये खुलेगा तो उसके कुछ पोर्शंस गिर सकते हैं, खिसक सकते हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे करके रखें तो कोई डैमेज तो नहीं होगा। बस इतनी सी बात है यहां पर आपको समझनी है। सो जो मॉडर्न प्रोसेस है हर्बेरियम शीट को बनाने का, जिसमें हम एक शीट के ऊपर दूसरी शीट को रखते हैं, ये कैरोलस लिनियस ने इजाद किया था। इससे पहले के प्रोसेस में हर्बेरियम बुक्स के रूप में ही उपलब्ध थे। ठीक है, चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स विच हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो इसमें एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन YouTube पर मैंने हर्बेरियम के ऊपर कुछ डिटेल सेशन भी लिए हैं, जिनको इंटरेस्ट हो वो देख सकते हैं, बट वो कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। इट्स जस्ट टू लेट यू नो द इंटायर प्रोसेस कि कैसे बनता है। वैसे क्या होता है, जब हम फील्ड एक्सकर्शन में जाते हैं तो जो प्लांट पार्ट कलेक्ट करते हैं, जो फ्लावरिंग ट्विग ले लिया या ब्रांच ले ली, उसको न्यूज़पेपर फोल्ड में प्रेस करके रखते हैं। पहले न्यूज़पेपर दूसरे तीसरे दिन चेंज होता है, फिर हफ्ते बाद चेंज होता है, फिर 10 दिन 15 दिन में चेंज करते हैं, तब तक वो सूख जाता है। प्रेस क्यों किया जाता है, ताकि जो उसके फ्लोरल पार्ट है या वेजिटेटिव पार्ट है वो कहीं से श्रिंक ना करें, एकदम एक्सपैंडेड फॉर्मेट में रहे, ओरिजिनल फॉर्मेट में हमें दिखाई पड़े, तो उसको आइडेंटिफाई करना और समझना आसान होता है। ठीक है, शीट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विथ एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि हर्बेरियम शीट को प्रिजर्व करने के लिए अभी भी बेंथम एंड हुकर का सिस्टम यूज किया जाता है। बेंथम एंड हुकर के सिस्टम के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि उनका नेचुरल सिस्टम था। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम कहा जाता है। वो बहुत ही विस्तार से था, लेकिन संपूर्ण नहीं था, उसके पीछे भी लॉजिक है। उन्होंने 21 वर्ष मेहनत करी, तब जाकर के वो सिस्टम डेवलप हो पाया। हालांकि बेंथम एंड हुकर के उस सिस्टम को आज भी ज़्यादातर हर्बेरियम्स के यूटिलाइजेशन में, उनके रख रखाव में यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। बहुत डिटेल सिस्टम है। ठीक है, एक एक हर्बेरियम शीट का जो साइज होता है वो 29 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है। इसका जो आइडियल स्टैंडर्ड है वो 16.5 इंचेस की लंबाई और 11.5 इंचेस की चौड़ाई। अब आप इसको इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो अप्रॉक्सीमेटली 29 और 42 ही आता है, क्योंकि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। आपने फिजिक्स में भी किया होगा वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। 2.54 अप्रॉक्स आता है सेंटीमीटर, तो आप इसको 2.54 से मल्टीप्लाई करो तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, दे फॉर्म रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। ये बाद में जब कभी आपको रेफरेंस करना हो तब लगता था। अच्छा, हर्बेरियम शीट बनाएं और उसमें लेबल ना लगाएं तो भी नहीं चलेगा, लेबल भी लगाने की जरूरत है। हर शीट में एक लेबल लगता है। मान लीजिए ये एक हर्बेरियम शीट है जो प्लांट स्पेसिमेन से युक्त है, यहां पर एक लेबल लगाएंगे हम। लेबल का रूल होता है कि इसको मार्जिन से 1 सेंटीमीटर छोड़ करके अंदर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है ना, तो लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, देखिए लोकेलिटी या प्लेस, जहां से हमने प्लांट को कलेक्ट किया वो लोकेलिटी या प्लेस को हमें इंक्लूड करना है।
नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया, डेट और टाइम का कलेक्शन देना बहुत जरूरी है ताकि सीजन भी समझ में आ जाए, कौन से सीजन में कलेक्ट किया, फ्लावरिंग सीजन कब होता है। कॉमन इंग्लिश नेम एंड वर्नाकुलर नेम, मतलब लोकल भाषा में क्या कहा जाता है वो नाम, अंग्रेजी में कॉमन नेम क्या है वो नाम यहां पर लिखना आवश्यक होता है। ध्यान रहे पेड़ की हाइट या पेड़ से रिलेटेड, पौधे से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन को देने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। नीट में कई बार पूछा जाता है कि क्या नहीं रहता है हर्बेरियम शीट के लेबल में, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज नेशनल हर्बेरियम ऑफ आवर कंट्री, कैलकाटा में है, ठीक है ना। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है एंड दिस इज लोकेटेड इन शिवपुर, हावड़ा में, जो कंट्री का सबसे बड़ा और सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, वहां पर है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम की बिल्डिंग जो अब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। वो चित्र भी आपके साथ मैंने साझा कर लिया। हर्बेरियम देखिए प्रेस में किस तरह से इसको जो है वो किया जाता है। ये लैब असिस्टेंट है कॉलेज की लैब में, है ना। तो एक के ऊपर एक शीट और उसके ऊपर एक मेश वर्क रख के उसको टाइटली बांध दिया जाता है। देखिए ये इनकरेक्ट मेथड है प्रेसिंग का, ये करेक्ट मेथड है प्रेसिंग का। आप दोनों में डिफरेंस देखिए, जस्ट दोनों पौधों की पत्तियों के डिफरेंसेस को देखिए। एक में पत्तियां बिल्कुल खिली खिली सेपरेटली बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं और एक में आपको क्लैरिटी से पत्तियां नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हर्बेरियम बनाया जाए तो एफिशिएंट तरीके से उसको प्रेसिंग करी जाए। तो आइडियल साइज जो होता है वो 8 इंटू 12 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा लेवल होना चाहिए। और जो हमने अपडेट लिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन इस लेवल में देना चाहिए। सो इन जनरल लेबल शुड कंटेन द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। नेम ऑफ द फैमिली आप ऐड कर सकते हैं, जीनस और स्पीशीज का साइंटिफिक नेम ऐड कर सकते हैं, वर्नाकुलर नेम, इंग्लिश कॉमन नेम, लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, हैबिटेट, साथ ही साथ कलेक्टर्स नेम एंड फील्ड नंबर एंड वर्नाकुलर नेम एंड लोकल यूसेज। दिस इज द मैक्सिमम दैट कैन बी एडेड इनटू द लेबल, ठीक है। और एब्रीविएशन में थोड़ा शॉर्ट में अगर हमने करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, लोकेलिटी, डेट, नेम ऑफ द कलेक्टर, साथ ही साथ आपको उसके लोकल नेम जो कि इंग्लिश में हो सकते हैं, वर्नाकुलर में हो सकते हैं, साथ ही साथ साइंटिफिक नेम इफ पॉसिबल, ये तो इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेबलिंग भी करेंगे। हर्बेरियम शीट को फिक्स कर दिया जाता है, लेबल को बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में लगाया जाता है 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एजेस ऑफ द माउंटिंग शीट। एकदम किनारे नहीं चिपकाया जाता क्योंकि उसकी हैंडलिंग में कभी एजेस मार्जिन फोल्ड हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। इट शुड बी फिक्स्ड विद पेस्ट और ग्लू, या तो किसी गोंद से या ग्लू से चिपका दिया जाता है। कभी कभी स्टिचिंग भी कर ली जाती है, धागे से स्टिच भी कर लेते हैं। आफ्टर ग्लूइंग द स्पेसिमेन एंड पेस्टिंग द लेबल, द डेटा ऑन द लेवल शुड बी एंटर्ड क्लियरली with permanent ink or preferably typed before pasting. Labels are record expected to last for long and should not fade out. तो ध्यान ये रखना है कि स्याही अच्छी हो, इंक की क्वालिटी अच्छी हो, खराब ना हो जाए, जो भी लिखा हुआ है लंबे वक्त के लिए प्रिजर्वेशन होता है। ए स्पेसिमेन विदाउट एनी लेवल, भले ही बहुत अच्छी तरीके से माउंट किया गया हो, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता। ये देख लीजिए, ये एक लेवल है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, वहीं का लेवल, वहां के रिसर्चर के द्वारा यूज किया गया लेवल यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए। मोर और लेस इसी फॉर्मेट में रहता है। अच्छा, लेवल के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं है इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बॉटनिकल गार्डन वो जगह है जहां पर लाइव प्लांट स्पेसिमेन हमें मिल जाते हैं। हर्बेरियम शीट में तो प्लांट के पार्ट को हम डिटैच करके प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन ऐसी जगह है जहां पर आपको लाइव स्पेसिमेन प्लांट के लोकल और एग्जॉटिक दोनों ही देखने को मिलते हैं।
है ना। वैसे तो कंजर्वेशन कई जगहों पर किया जाता है प्लांट का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, कहीं पर भी प्लांट को क्षति नहीं पहुंचाई जाती। लेकिन बॉटनिकल गार्डन की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में चुने हुए पौधों को ला करके दूर दूर के इलाकों से भी ला करके लगाया जाता है। सो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, जिसका नया नाम अभी रीनेम्ड है AJC बोस बॉटनिकल गार्डन, AJC बोस, यानी कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। ये कोलकाता के पास है, शिवपुर नामक एक जगह है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा, काफी फेमस है, गंगा नदी के ऊपर, हुगली नदी कहते हैं गंगा को, वहां पर हुगली नदी के ऊपर बहुत लंबा ब्रिज बना हुआ है। इस बॉटनिकल गार्डन में मुझे कई बार जाने का मौका मिला है एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। कभी वक्त लगे, मौका मिले तो जरूर जाइए, विजिट करना आवश्यक है। देन वी हैव नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो भारतवर्ष का पहला बॉटनिकल गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, रीनेम्ड एज आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन की अगर बात करें, वो एक्चुअली पहले गार्डन था, बाद में बॉटनिकल गार्डन बना, वो है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर में, वहां भी मैं गया हुआ हूं। हिंदुस्तान का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन, या बॉटनिकल गार्डन के रूप में, दूसरे बॉटनिकल गार्डन के रूप में जिसको माना जाता है, वो सहारनपुर का कंपनी गार्डन है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, और मैं वहां भी गया हूं। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन अलग अलग इलाकों में देखने को मिल जाते हैं, जैसे भुवनेश्वर में एकाम्र कानन बॉटनिकल गार्डन है, वहां पर भी मैं गया हूँ। चेन्नई में शिमोजी पूंगा बॉटनिकल गार्डन है, वहां पर भी मैं गया हूँ। तो आई मेक अ पॉइंट कि मैं कहीं पर भी जाता हूं तो जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन में किस तरह से स्पेसिमेंस का डिस्प्ले किया गया है और बायोलॉजी का विशेष ध्यान दिया गया कि नहीं, ये जरूर मैं देखने जाता हूं। ठीक है, तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल गार्डन। अब बात कर लेते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम में लाइव स्पेसिमेन नहीं रखे जाते, डेड रिमेन्स को प्रिजर्व किया जाता है। So places which have collection of preserved animals and plant for taxonomic studies, specimens are preserved in chemical solution या फिर ड्राई करके रखे जाते हैं। कैन बी प्रिजर्व्ड ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी रख सकते हैं, केमिकल सॉल्यूशन के अंदर भी रख सकते हैं। समझे। म्यूजियम की अगर बात करें तो भारतवर्ष में कैलकाटा में नेशनल म्यूजियम है, जो 1814 में बना था। बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा म्यूजियम है, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इसके अलावा सेकंड बॉटनिकल गार्डन चेन्नई का चेन्नई का म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन नहीं, म्यूजियम की बात हो रही, चेन्नई का म्यूजियम है, मैं वहां भी गया हूं, सेकंड म्यूजियम है। दिल्ली में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम था, कुछ वर्षों पहले उसमें आग लग जाने की वजह से वो म्यूजियम अब नहीं रहा। तो इस तरह से म्यूजियम्स भी हैं, म्यूजियम भी आप देखें, है ना, म्यूजियम भी जाने का मौका मिले तो जरूर जाएं। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क में। प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन कंडीशंस वेरी सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। एक कोशिश करी जाती है जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश के हिसाब से रखा जाए चिड़ियाघर में, जिसको हम अंग्रेजी में जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं। तो जूलॉजिकल गार्डन्स भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे म्यूजियम बताया मैंने, वैसे ही जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन या जू जिसको कह दीजिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना जू अरिंगर अन्ना जू है, चेन्नई के पास है। दूसरा जू मैसूर जू है, और इंपॉर्टेंट जूज में कलकत्ता का अलीपुर जू आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा भुवनेश्वर में नंदन कानन जूलॉजिकल गार्डन है, बेंगलोर में बानरघट्टा नेशनल पार्क है, एक जूलॉजिकल पार्क ही है, वो चिड़ियाघर है, सफारी वगैरह कर सकते हैं। कोटा में भी एक छोटा जू है, ठीक है। इंदौर के जू में गया हुआ हूं मैं, जहां भी गया हूं जू नहीं छोड़ा, पता नहीं कौन कौन सी जगहों के जू मैंने देखे हुए हैं, ठीक है ना। जयपुर में भी है, वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जाते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट के पास, है ना।
सो एनिमल्स आर ब्रेड अंडर कैप्टिविटी टू अवॉइड एक्सटिंक्शन। यहां पर एनिमल्स की ब्रीडिंग का भी प्रोग्राम रहता है। एनिमल्स को ब्रीड कराने की कोशिश करी जाती है क्योंकि जीव कम हो रहे हैं, तो वो विलुप्त ना हो जाएं, इसलिए जरूरी है कि कैप्टिविटी में ब्रीडिंग भी कराई जाती है ताकि दूसरे जूज में उनको भेजा जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोग्राफ के बारे में। मोनोग्राफ वैसे तो एक प्रिंटेड चित्रकारी के साथ इंफॉर्मेशन होती है। इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ एनीवन, फैमिली और जीनस एट अ टाइम, मतलब एनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एट ए टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो मोनोग्राफ हो सकता है, मोनो मतलब सिंगल, मान लीजिए किसी फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन है, किसी ऑर्डर के बारे में डिस्क्रिप्शन, किसी जीनस के बारे में, किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जिस मटेरियल में रहे उसको मोनोग्राफ कहते हैं। इसके अलावा आ गया मैनुअल्स, मैगजीन की तरह होते हैं मैनुअल्स। कंटेन कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो फैमिलीज हैं, जीनस है, स्पीशीज है, सबको इंक्लूड कर लो। ज्यादातर प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है मैनुअल में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एनिमल्स को भी इंक्लूड करके मैनुअल बनाया जा सकता है। मैनुअल मेनली अप्लाइज टू प्लांट एंड प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीशीज, है ना, मेनली बट नॉट ओनली। मैनुअल may not be exhaustive and its scope is typically limited as compared to flora। मैनुअल एक जनरल इंफॉर्मेशन है। एक और पीरियोडिकल के टाइप में फ्लोरा या फौना के रूप में भी इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। फ्लोरा में प्लांट का इंफॉर्मेशन रहेगा, फौना में एनिमल्स का इंफॉर्मेशन रहेगा। तो ये कुछ मैनुअल्स हो गए। अब आ जाते हैं कीज। वैसे तो टैक्सोनॉमी की स्टडी जिसमें मॉर्फोलॉजी का काफी ज्यादा योगदान रहता है, आज की डेट में पढ़ा तो जरूर जाता है लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा जा पाता क्योंकि स्पेसिमेन का अभाव हो रखा है। जीव विलुप्त प्राय हो गए हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पर है, तो रिस्क नहीं लिया जाता कि किसी तरह से जीवों को नुकसान पहुंचे, है ना। चलिए बात करते हैं कीज। कीज का इस्तेमाल पहले के वक्त में जब प्लांट का आइडेंटिफिकेशन का दौर चल रहा था कैरोलस लिनियस के बाद, तो ये खूब काम में आते थे। आज की डेट में ज्यादातर आसपास हमारे जो पेड़ पौधे वनस्पति दिखाई देते हैं उनके बारे में जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, तो अब इतना यूटिलाइजेशन नहीं रहा, लेकिन फिर भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कीज का मतलब होता है दो मिलते जुलते सैंपल। कोई स्पेसिमेन लेकर के आए, आपके पास या तो प्रिंटेड कोई फोटो बनी हुई है या कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हर एक सैंपल के लिए दो चीजें हैं, दो के साथ मिलाया, जिसके साथ मैच किया, फिर उसके आगे आप दूसरे जो उससे और नजदीकी कीज होंगे उनके साथ करते हैं मैचिंग। कैसे करते हैं जरा मैं आपको बता देता हूं। कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो कीज आर एनालिटिकल इन नेचर और ये पेयर में ही होते हैं, इसको कपलेट कहते हैं, कपलेट। सो कीज आर इन पेयर। कीज यानी कि चाबी, किसी चीज को तय करने के लिए चाबी की जरूरत है ना, ताला खोलने के लिए, तो वैसे ही कीज पेयर में होते हैं और इसको कपलेट कहते हैं। और पेयर का एक एक जो हिस्सा है उसको लीड कहा जाता है। एक लीड, दो लीड। जैसे दो हाथ हैं, दो हाथों में कोई चित्र बना हो, मिला लो किसके साथ सैंपल मैच कर रहा है, ठीक है ना। So out of two proposed character, only one which is relevant is accepted while the other is rejected. Each statement in a key is called a lead. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. Family के लिए, genus के लिए, order के लिए, सब के लिए अलग अलग keys बनती हैं। Somewhat like this. Keys कई तरह की हैं, उनमें से एक dichotomous keys के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से प्लांट की पत्ती कलेक्ट करी। प्लांट की पत्ती कलेक्ट करके एक नंबर की पर आए। एक नंबर की में ए और बी दो ऑप्शन है। नीडल लीफ, सुई की तरह की लीफ है या नॉन नीडल लीफ है। आप कहेंगे नहीं नीडल वाली लीफ है। नीडल वाली लीफ है तो आपको इंस्ट्रक्शन है 2 नंबर पॉइंट पर जाइए। और अगर आप कहते हैं नीडल वाली लीफ नहीं है तो इंस्ट्रक्शन है 3 नंबर पॉइंट पे जाइए। तो अगर नीडल लीफ है तो 2 नंबर में आ जाएंगे और नॉन नीडल है तो 3 नंबर में, देखो 3 नंबर में आ जाएंगे। ऐसे करके आप कंक्लूजन को रीच करते हैं। अच्छा मान लो नीडल जैसी ही लीफ है, सुई की तरह नुकीली लीफ है। अब देखो दूसरे में नीडल्स आर क्लस्टर्ड या सिंगलेट। नीडल्स एक गुच्छे में है या एक एक सिंगल निकली हुई है।
समझे? अगर क्लस्टर्ड है जैसे कि ये, तो पाइन है, और अगर सिंगलेट्स में है तो स्प्रूस है। आइडेंटिफाई हो गया। अब जरूरी नहीं कि ये दो ही स्पेसिमेन, दिस इज जस्ट एन आइडिया। अच्छा, मान लीजिए आप सिंपल लीफ में आते हैं कि नॉन नीडल है तो सिंपल लीफ है, गो टू 4 नंबर, या लीफलेट कंपाउंड लीफ है तो गो टू 7 नंबर। 4 नंबर में स्मूथ एज, जैग्ड एज, स्मूथ एज है तो गो टू 5। पांचवें में देखिए मैग्नोलिया हो सकता है या व्हाइट ओक हो सकता है। ऐसे करके हम आइडेंटिफिकेशन पे रीच कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये तभी पॉसिबल है जब मान लीजिए कई सारी प्रजातियों के नामकरण करने हैं या स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, बॉटनी की स्टडी में हालांकि इनको अभी भी यूज में लाया जाता है, स्टूडेंट्स को फैमिलियराइज कराया जाता है। तो ये था इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। अपने आप में काफी अनोखा, काफी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिली, जानकारी मिली। और अब हम इसके बाद अगले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नींव कैसे रखी गई, उसका आउटकम क्या है, उसमें ग्रोथ कैसे हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।